नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में बीते कुछ दिनों में ऐसा घटित हुआ है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की मीडिया तो इसी में बिजी है कि ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी जी किस देश की यात्रा पर है और वो कहाँ घूम रहे हैं, इसी में बिजी हैं। जबकि दोस्तों हमारे देश की जो मूल समस्या है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नीट एग्जाम का पेपर फिर से लीक हो गया और बीते 10 सालों में इतने कंपटीशन एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं जिसकी वजह से हमारे देश के युवाओं का भविष्य और साथ ही हमारे देश का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। अब दोस्तों हम नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर में लगातार हिंसा हमें देखने को मिल रही है और साथ ही पिछले दिनों में मेघालय में हिंसा देखने को मिली, आसाम में हिंसा देखने को मिली और अब अरुणाचल प्रदेश में 14 और 15 मई को 36 घंटे का बंद रखा गया। अब आखिर ऐसा क्यों किया गया और इनके ऊपर खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो भी घटित हो रहा है उसके ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में जो भी कुछ घटित हुआ है आखिर वो क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, इसके पीछे सच्चाई क्या थी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय का संगठन है, उसका नाम है अरुणाचल अनुसूचित जनजाति बचाओ आंदोलन समिति। इसने क्या किया, 14 और 15 मई को अरुणाचल प्रदेश में 36 घंटे का बंद रखा। 14 मई 2026 को सुबह 5 बजे से 15 मई 2026 को शाम तक इन्होंने 36 घंटे का बंद का आह्वान किया और अरुणाचल प्रदेश में बंद रखा गया। अब बंद क्यों रखा गया, इसके पीछे कई कारण थे। इसके पीछे यह कारण, मुख्य कारण था कि बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश को रोकना। जो भी बाहरी लोग हैं इलीगल रूप से अरुणाचल प्रदेश में आकर बसे हुए हैं। दोस्तों खासकर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जैसे मेघालय हो, चाहे आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, वहाँ पर क्या है जैसे म्यांमार से बहुत सारे लोग इलीगल रूप से आकर वहाँ पर बस गए हैं। बांग्लादेश से आकर बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर आकर बस गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आदिवासी जो वहाँ के जो मूल निवासी है, नॉर्थ ईस्ट के मूल निवासी और भारी समुदाय जो बाहर से आकर लोग वहाँ पर इलीगल रूप से बस गए, उनके बीच में लगातार विवाद देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है, जो वहां के मूल आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनका साफ कहना था कि बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश को रोकना। अब दोस्तों आसाम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो अवैध बांग्लादेशी है उनको ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो या इलीगल रूप से वहां पर आया हुआ हो आसाम में, या फिर म्यांमार से जो रोहिंग्याज हो वो आए हुए हैं, उनको ढूंढ कर आसाम से निकाला जा रहा है। लेकिन अब क्या है, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होते हुए अब उनकी ये मांग है लोगों की कि बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश को रोका जाए। दूसरा ILP इनर लाइन परमिट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उन्होंने कहा कि इनर लाइन परमिट प्रणाली को सख्ती से लागू करना और इनर लाइन परमिट का पूर्ण डिजिटलाइजेशन करना और साथ ही स्थानीय जनजातीय हितों की रक्षा करना, जिसकी वजह से इन मांगों को लेकर इस समिति ने क्या किया, वहां पर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और अरुणाचल प्रदेश को 36 घंटे तक बंद रखा। अब दोस्तों इसकी और मूल समस्याओं के बारे में जाने तो हम इस विवाद की जड़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों इनर लाइन परमिट है वो क्या है कि जैसे हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं उनमें क्या है, आज भी हमें, जैसे पहले अंग्रेजों के समय का ये कानून था, वहां पर आज भी हमें अगर घूमने भी जाना है तो वहां पर परमिट लेना बहुत जरूरी है, जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जिसकी वजह से क्या है, वहां पर आदिवासी समुदायों की जो अधिकारों को हनन नहीं हो सकता और साथ ही वहां पर जाकर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पर जाकर कोई बस नहीं सकता, जिसकी वजह से इनर लाइन परमिट बनाया गया था। हालांकि हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी हम देखें तो सख्त इनर लाइन परमिट परिवर्तन, पहले यह क्या होता था, कागजों में होता था। अब इस समिति की मांग है कि कागजों में क्या है, फर्जी भी कागज बनाए जा सकते हैं, फर्जी इनर लाइन परमिट लिया जा सकता है, कैसे भी करके फर्जीवाड़ा काफी देखने को मिलता है। अब इसका क्या किया जाए, आधार से सत्यापन किया जाए और साथ ही पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिसकी वजह से पूरा रिकॉर्ड किसके पास रहे, सरकार के पास रहे। पूर्ण डिजिटलाइजेशन करना, इनर लाइन परमिट, पूर्ण डिजिटलाइजेशन, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा, एसटी समुदाय के जो भी लोग हैं, राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों के भूमि पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। साफ है कि एसटी को बचाओ आंदोलन ये मुख्य रूप से था और इन्होंने साफ कह दिया था कि क्या किया जाए, ये तो एसटी का होगा, क्या किया जाए, हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए। यह जो समिति है इसने मांग की है कि हमें क्या किया जाए, हमें वादों से पार पड़ने वाली नहीं है, हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए कि ऐसा किया जाएगा, तभी हम क्या करेंगे, आंदोलन बंद करेंगे। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखें कि बंद का क्या प्रभाव पड़ा। बंद का प्रभाव यह पड़ा
कि जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। ईटानगर और नाहरलगुन जैसे महत्वपूर्ण शहरों, बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, बैंक और पेट्रोल पंप पूरी तरीके से क्लोज हो गए। यातायात और परिवहन बाधित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 NH 415 को प्रदर्शनकारियों ने अवरोध किया। सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी। इसमें क्या हुआ, हिंसक झड़पें भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़पें भी देखने को मिली। नाहरलगुन से ईटानगर की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भारी पथराव किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक भी दागने पड़े। दूसरी अगर हम बात करें प्रशासनिक कार्रवाई की, जिला मजिस्ट्रेट टोको बाबू ने इस बंद को अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर दी है। अब दोस्तों देखते हैं, यह बंद अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले महासचिव मिलो अम्बो और अध्यक्ष सोल डोमेम के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। बंद हमें देखने को मिला 14 मई को सुबह 5 बजे से 15 मई को शाम तक। अब दोस्तों हम इसको और समझें तो शुरुआत में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए और नेताओं को हिरासत में लिया। हालांकि 36 घंटे का जब बंद वापस ले लिया गया, बंद की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन ने हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रिहा कर दिया और साथ ही संगठन ने फिलहाल इस 36 घंटे के बंद को समाप्त घोषित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या किया जाएगा। तो ईटानगर के IG पार्क में अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक क्या किया जाएगा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। IG पार्क में ईटानगर में जो स्थित है उसमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 जो ILP है, इनर लाइन परमिट है, आखिर ये क्या है। ये अंग्रेजों के समय का कानून है। अब ये क्यों बनाया गया था उसको हम देखते हैं। यह कानून मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस क्षेत्र के लिए बनाया गया था कि जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा और ब्रिटिश व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। दोस्तों इसमें यह साफ था कि जैसे इसमें कई चीजें पड़ती थी, जैसे ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार असम और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में, जैसे वहां पर क्या है, चाय बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है और साथ ही चाय के बागानों, तेल और रबड़ के व्यापार को स्थानीय जनजातियों के हमलों से बचाना चाहती थी। अब दोस्तों वहां पर क्या करते थे, अंग्रेज हमारे देश में किस लिए आए थे, अंग्रेज हमारे देश में केवल पैसों के लिए आए थे। उन्हें जमीन से कोई मतलब नहीं था। वो यहाँ पर अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर कर क्या ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाकर वहां पर पहुंचा देते थे, जिसकी वजह से वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो भी व्यापारिक हित थे उनके, अंग्रेजों के, कहीं पर भी जहां पर उनको अधिक से अधिक पैसा आ सकता था वहां पर क्या कर देते थे कि बाहरी लोगों के आने पर वो प्रतिबंध लगा देते थे और अधिक से अधिक दोहन करते थे। और यहाँ भी इस क्षेत्र में क्या था, चाय बागान थे और तेल और रबड़ के व्यापार को स्थानीय जनजातियों के हमलों से बचाना था कि वहां पर स्थानीय जनजाति इन चीजों को निकालती थी, साथ ही वहां पर खेती भी करती थी। तो स्थानीय जनजाति थी वो क्या करती थी, और ये जो क्षेत्र है वो क्या है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन पर जो बाहर के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या फिर मैदानों में रहने वाले लोग हैं, वो वहां पर नहीं जा सके, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। लाइन क्या थी, पहाड़ी इलाकों के बीच और मैदानी इलाकों के बीच एक लाइन खींच दी कि पहाड़ी इलाकों में बिना परमिट के कोई नहीं जा सकेगा, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश का ही हो, जो मैदानी इलाकों में रह रहा हो, क्योंकि वहां पर इसकी वजह से उनके वाणिज्यिक हितों को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक लाइन खींच दी जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। अब दोस्तों ये अंग्रेजों का कानून, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों का यह बनाया हुआ कानून 1873 का आज भी लागू है। अब दोस्तों इसमें और अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इस अधिनियम के तहत पहाड़ी आदिवासियों वाले क्षेत्रों को मैदानी प्लेन्स भागों से अलग रखने के लिए एक काल्पनिक रेखा तय की गई जिसे इनर लाइन कहा गया। अब इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा, व्यापारिक हितों की रक्षा और मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एक प्रशासनिक सीमा इनर लाइन स्थापित करना था। अब दोस्तों यहां तक समझ में आ गया कि आखिर इनर लाइन क्या है। वहां पर जाने के लिए जो परमिट लेना पड़ता था पहाड़ी इलाकों में, जहां पर अंग्रेज अपना क्या कर रहे थे, व्यापारिक हित पूरा कर रहे थे, जहां पर पैसा अधिक से अधिक कमा रहे थे, वहां पर जाने के लिए हमारे देश के लोगों को भी परमिट लेना पड़ता था जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। अगर आज भी हम अगर वहां पर घूमने जाए जहां पर इनर लाइन परमिट लागू है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको हम आगे समझते हैं कि इनर लाइन परमिट की शुरुआत कब हुई थी। इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति
जो उस क्षेत्र का मूल निवासी नहीं है बिना आधिकारिक अनुमति के या पास के इनर लाइन के पार नहीं जा सकता। अब दोस्तों वहां के जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में वहां पर अलग अलग इलाके हैं, जैसे एसटी एक तो प्लेन्स का है, एक तो एसटी हो गया हिल्स का, और दूसरा एसटी वहां पर जो समुदायों को दर्जा मिला हुआ है वो प्लेन्स का। अलग अलग देखने को वहां पर हमें मिलता है। हिल्स का अलग, हिल्स एरिया को जो एसटी दर्जा दिया गया है वो अलग है, और प्लेन्स एरिया में जो एसटी दर्जा दिया गया है वो भी अलग हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से हिल्स एरिया में और प्लेन एरिया में क्या किया गया, इनर लाइन परमिट खींच दी गई। अब दोस्तों ब्रिटिश काल में क्या किया गया, ब्रिटिश प्रजा या अन्य भारतीयों को इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां पर जमीन खरीदने से रोका गया था, वहां पर जमीन खरीदने से रोका गया था। ये इसमें मुख्य प्रावधान रखा गया था। अब इसमें क्या किया, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ब्रिटिश प्रजा की जगह क्या कर दिया गया, भारत के नागरिक कर दिया गया। आज भी भारत के नागरिकों को इन राज्यों में जाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज लेना पड़ता है, जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, इनर लाइन परमिट कहा जाता है। अब ये इनर लाइन परमिट कहां कहां पर लागू है वर्तमान में, उसे हम देखते हैं। अब दोस्तों वर्तमान की अगर हम बात करें तो यह कानून आज भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अनूठी संस्कृति, स्वदेशी भाषा और उनकी पारंपरिक भूमि को बाहरी दखलंदाजी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है, जहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं, नागालैंड में यह व्यवस्था लागू है, और मिजोरम में लागू है, और साथ ही मणिपुर, और 2019 के बाद से त्रिपुरा में भी यह व्यवस्था लागू है। अब दोस्तों आप कहोगे कि अंग्रेज तो चले गए, फिर भी हमारे देश में ऐसे कानून क्यों लागू है। अब दोस्तों अंग्रेज तो अपने व्यापारिक हित पूरे करके यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अब जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अब वहाँ पर क्या है, बाहरी लोग आकर रहने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के चाय के बागान है, चाहे रबड़ उत्पादन है, वहाँ की जो खनिज संपदा है उसका दोहन नहीं कर ले, जिसकी वजह से इस एक्ट को लागू रखा गया। अब इस एक्ट को लागू रखा गया तो ये कागजों के जरिए ही होता था। अब उनकी मांग है कि इसे क्या किया जाए, डिजिटलाइजेशन किया जाए। अब जो फर्जी कागजों की वजह से यहाँ पर जाकर बस रहे थे, वहाँ पर जमीन खरीद रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो मूल निवासी है, जो बाहरी लोग हैं, उनके बीच खींचतान और तनाव लगातार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी यह मांग है कि इनर लाइन परमिट को काफी सख्त बनाया जाए, जिसकी वजह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों की, और वहाँ के जो एसटी समुदाय हैं, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अब दोस्तों वर्तमान में अगर हम देखें तो कहां कहां पर लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस बंद की वजह से अरुणाचल प्रदेश में और क्या हुआ, और सरकार ने कौन से कदम उठाए, और आगे क्या होगा उसको हम समझते हैं, और वहां की सरकार क्या कर रही है। देखिए दोस्तों आगे हम देखें तो 14 मई 2025 को जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया। सुबह 5 बजे से शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया गया। गिरफ्तारियां और रिहाई भी हुई। आंदोलन के कई प्रमुख नेताओं ने पुलिस ने एहतियात हिरासत में लिया था। हालांकि जब जन दबाव और विभिन्न छात्र संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने हिरासत में लिए गए 8 मुख्य सदस्यों, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी सोल दोमुम भी शामिल हैं, को रिहा कर दिया गया। हिंसक झड़पें और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सरकार ने धारा भी लगा दी, और साथ ही अब सरकार ने क्या कदम उठाया है कि बंद के दबाव के बीच राज्य कैबिनेट ने इनर लाइन परमिट प्रणाली को और सख्त करने के कदमों की घोषणा की है कि इसको हम बहुत सख्त बना देंगे। अब दोस्तों सरकार क्यूआर कोड से सत्यापन किया जाएगा, आधार आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा, आधार सत्यापन किया जाएगा, ऐसा करने की बात की है। वर्क परमिट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ एक पूर्ण डिजिटल ई-आईएलपी तंत्र पेश करने की योजना बना रही है, कि मतलब इसका पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है। ऐसा सरकार ने कहा है कि हम इसके ऊपर काफ़ी गंभीर विचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो उनका है, जो समिति का है, उनका यह मानना है कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक क्या किया जाएगा, तब तक हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब आंदोलन जारी रहेगा शांतिपूर्ण ढंग से। दूसरा, मुख्यमंत्री ने लिखित आश्वासन की मांग इन्होंने की है, और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात इन्होंने की है। आंदोलनकारी आने वाले दिनों में अपनी मुख्य मांगों जैसे फर्जी आईएलपी पर, इनर लाइन परमिट पर लगाम लगाना, प्रवासियों की अवैध एंट्री रोकना और आदिवासी भूमि व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना पर दबाव बनाए रखेंगे। इस समिति का उद्देश्य है, आंदोलनकारियों का प्रमुख उद्देश्य है।
अब दोस्तों जैसे अगर हम देखें तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, मतलब आंदोलनकारियों की जो मुख्य मांगे हैं, फर्जी आईएलपी पर लगाम लगाना, और दूसरा प्रवासियों की अवैध एंट्री को रोकना, आदिवासी भूमि की रक्षा करना, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना, ये इनका मुख्य मांग है। इन मांगों को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी आंदोलन हुआ है इसके पीछे कुछ और भी तत्व हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।